Good morning, students of Saraswati Vidya Mandir, Commerce section. In economics, we are in last chapter, balance of payment. In previous video, we study about what is balance of payment and the various components of balance of payment, and we find that the main components of balance of payment is capital account and current account, and overall balance of payment is a systematic financial statement regarding the exports and imports of a nation with different nations within one financial year, and that is called balance of payment. Balance of payment is necessary and for every nation, because every developing nation or all over nation have to be participate in foreign trade for their proper development, and thus they create a relationship with different countries regarding the export and imports of goods and services, and therefore they also create a financial statement regarding that monetary value of those exports and imports goods and services on the basis of capital account and current account. As we see in previous video, that current account consists of three types of transaction of goods, it means visible item. Second, transaction of services, it means invisible item or intangible item. And the transfers of current transfers also consisted by current account. Now we going to analyze capital account. देखिए कैपिटल अकाउंट क्या है, तो हमने कहा कि करेंट अकाउंट में हम लोग गुड्स और सर्विसेज बोथ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम को कंसीडर करते हैं, और साथ में हम उसमें करेंट ट्रांसफर्स को भी कंसीडर करते हैं. लेकिन कैपिटल अकाउंट जो है, तो कैपिटल अकाउंट में ऐसा नहीं है कि हम कैपिटल अकाउंट का मतलब ये समझे कि जो हमारे यहाँ से मशीनरी और बहुत सारे इक्विपमेंट या फिर किसी भी रूप में अगर कैपिटल का हम लोग ट्रांसफर करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं मशीनरी का, टूल्स का, तो वो कैपिटल अकाउंट में मेंशन होगा. कैपिटल वो कितना भी मशीनरी होगा, टेक्नोलॉजी होगा, इक्विपमेंट्स होंगे, टूल्स होंगे, वो सब हमारे विजिबल गुड्स आइटम में आएंगे और उनको हम करेंट अकाउंट में ही मेंशन करेंगे. कैपिटल अकाउंट केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को कंसीडर करता है. कैपिटल अकाउंट records receipts and payments of such transactions which cause an impact on asset liability status of a country. Asset and liability status of a country यानी कि इसमें जो कैपिटल अकाउंट में हम उन्हीं प्राप्तियों को और भुगतान को सम्मिलित करते हैं जो किसी न किसी रूप में देश के एसेट, परिसंपत्ति और उनकी देयता को प्रभावित करते हैं. स्टेटस एंड लाइबिलिटी स्टेटस को वो इम्पैक्ट करते हैं. रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी संपूर्ण विश्व के तुलना में, यानी कि इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो ट्रांजैक्शंस, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस विच गोइंग टू इम्पैक्ट over asset and liability status of a country, that only transactions were mentioned in capital account. In relation to rest of the world, capital accounts leads to future claims. जो कैपिटल अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो आपको फ्यूचर क्लेम्स, यानी ये करेंट क्लेम्स नहीं होते हैं. करेंट अकाउंट में जो आपके एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होते हैं वो करेंट क्लेम्स करते हैं, लेकिन कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन फ्यूचर क्लेम्स करते हैं. यानी आपको भविष्य में, जैसे आप बोरो करते हैं तो बोरो का आपको जो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है वो फ्यूचर में करना पड़ता है. आप कहीं एडवांस और लोन देते हैं तो उस पर जो आपको इंटरेस्ट के रिसिप्ट करते हैं वो आप फ्यूचर में करेंगे, तो इसलिए ये आपके फ्यूचर क्लेम्स को लीड करते हैं. कंपोनेंट्स क्या होते हैं कैपिटल अकाउंट के? तो कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स मेनली 2 हैं, लेकिन इसके अलावे भी 3 हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल कैपिटल अकाउंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 5 होते हैं. 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट के: बोरोइंग,
जो हम बाहर से, सरकारों से, विदेशी संस्थाओं से, बैंकों से और विदेशी सरकारों से जो हम ऋण लेते हैं, बोरो करते हैं फॉर एनी पर्पस, तो वो सारे बोरोइंग जो हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं कैपिटल अकाउंट के। दूसरा होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश। हम जैसे भी विदेशी निवेश प्राप्त करते हैं अपने देश में विदेशों से, तो मोस्टली हम लोग दो तरह से विदेशी निवेश की प्राप्ति करते हैं। एक तो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज टू मेजर टाइप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट विच वी रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष निवेश या प्रविभाग निवेश, तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जो होता है ये मेन कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट का, क्योंकि इसमें विदेशी कंपनी या विदेशी सरकारें अपनी पूंजी आपके देश में उद्योगों में इन्वेस्ट करती हैं। तो ये दो मेन कंपोनेंट हैं कैपिटल अकाउंट के। लेकिन इसके अलावा अदर कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट भी होते हैं, जिसमें सबसे पहला है एनआरआई डिपॉजिट्स। एनआरआई डिपॉजिट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि a lot of Indian citizens work abroad and regularly they time to time or regularly they used to send the remittance from their nation in which they work to their home nation, and that remittance were categorized as a NRI deposit। और NRI डिपॉजिट जो होते हैं वो हमको एक बड़ा स्रोत है हमारे फैक्टर इनकम का, और वो एक कंपोनेंट भी है हमारे कैपिटल अकाउंट का। तो कैपिटल अकाउंट में हम ऐसे सभी विदेशी प्राप्तियों को जो हमारे नेशनल्स के द्वारा वहां अर्न किए जाते हैं और अपने देश में डिपॉजिट किए जाते हैं, उन सारे कैपिटल को मेंशन करते हैं कैपिटल अकाउंट में। दूसरा है बैंकिंग कैपिटल अदर देन एनआरआई डिपॉजिट्स। देखिए, बैंकिंग कैपिटल क्या है कि आपके यहाँ बहुत सारे विदेशी बैंक भी काम करते हैं। हम आपको जैसे बता दें, एबीएन एमरो बैंक जो है वो आपका रशियन बैंक है जो भारत में ऑपरेट करता है। इसके अलावा और भी सारे बैंक हैं जिनमें आइदर फॉरेन कोलैबोरेशन है, एक्सिस बैंक हो या फिर आईसीआईसीआई बैंक हो, इसमें फॉरेन कोलैबोरेशन कुछ हद तक हो सकता है, या प्योरली वो उसमें अप टू 50% फॉरेन कैपिटल इन्वेस्ट हो सकते हैं, जैसे एबीएन एमरो बैंक है। तो जो भी बैंक्स हैं उनका जो पूंजीकरण है, उनकी जो पूंजी है जो उन्होंने उस बैंक में लगा रखी है, वो सारे कैपिटल, वो सारी पूंजी हमारे कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स हैं। और जब कभी हिसाब किताब होगा, ऐसे हमारे भी बैंक विदेश में ऑपरेट करते हैं, जैसे स्टेट बैंक की बहुत सारी शाखाएं आपको विदेशों में मिलेंगी, और ऐसे में जैसे मिडिल ईस्ट है, यूएई है, अबू धाबी, दुबई, कतर, दोहा, तो ऐसे में आपको स्टेट बैंक की शाखाएं मिल जाएंगी, बिकॉज अब आपका स्टेट बैंक जो है अब इंटरनेशनल बैंक हो चुका है। तो हमारे भी यहाँ के बहुत सारे बैंकों के ब्रांचेज जो हैं विदेशों में है, और वहां भी हमने पूंजी को लगा रखा है। तो जब हिसाब किताब होता है कैपिटल अकाउंट का, तो इस आधार पर होता है कि विदेशी बैंकों में, हमारे यहाँ विदेशी बैंकों में कितनी पूंजी उन्होंने लगा रखी है और हमने विदेशों में अपने बैंकों के ब्रांचों में कितनी पूंजी लगा रखी है। तो ये हिसाब किताब होता है कैपिटल अकाउंट का। तो बैंकिंग कैपिटल इसको ओवरऑल कहते हैं, और ये भी एक कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट का। एंड व्हेन एवर वी गोइंग टू एस्टिमेट the overall capital account balance, then we mention this type of banking capital on one side, debit side और credit side, जो भी आप कह सके, तो उसको हम मेंशन करते हैं। Now the third is short term trade credit। जानते हैं, जैसा कि हमने कहा था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, हमने बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का जो एक क्रूशियल फंक्शन है कि ये आपको ट्रेड क्रेडिट प्रोवाइड करता है। यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आपको ट्रेड क्रेडिट मिलता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आपको इसके लिए गारंटी दिया जाता है, ट्रेड क्रेडिट मिलता है, यानी कि कुछ समय के लिए आप उन सामानों का आयात और निर्यात कर सकते हैं और तत्काल आपको पेमेंट नहीं करने होते हैं। तो ये ट्रेड क्रेडिट आपने कितना ले रखा है, कोई देश कितना ट्रेड क्रेडिट ले रखा है, ये भी उनके कैपिटल अकाउंट में आई होप कि वो डेबिट साइड में जाएगा, और ये ट्रेड क्रेडिट भी आपको हम कैपिटल अकाउंट में मेंशन करते हैं।
नाउ वी गोइंग टू एनालाइज दैट कि हम ओवरऑल बैलेंस किस तरह से कैप करते हैं। हम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो मेन अकाउंट, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को एनालाइज कर चुके हैं, इसके कंपोनेंट को एनालाइज कर चुके हैं। तो अब हमको देखना है कि ओवरऑल बैलेंस हम कैसे निकालते हैं। कहा जाता है कि करेंट अकाउंट में अगर घाटा होता है, डेफिसिट है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं। तो कैपिटल अकाउंट देखिए, जैसे कि यही बात है, हमने उस दिन भी कहा था कि करेंट अकाउंट ठीक ऐसा ही है कि आप किसी दुकान से रोजाना सामान लेते हैं और वहां आपका उधारी भी चलता है, लेकिन वहां पे मान लीजिए आपका उधारी बहुत हो गया, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 का उधारी हो गया, तो इसके आधार पर आपको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। इसके आधार पर आपको ये निगाह है वो तो गरीब आदमी है, उसका तो उस किराना दुकान में 20,000 का बकाया है, वो उस दुकान में 10,000 का बकाया है। तो ये आपका करेंट अकाउंट है और करेंट अकाउंट आपके फीचर्स को कभी कैटेगराइज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो दूसरा कैपिटल अकाउंट है, अगर मान लीजिए कि आपका कैपिटल अकाउंट स्ट्रांग है, आपके पास बहुत बड़ी पूंजी है, सोना है, चांदी है, स्टॉक है, एसडीआर है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज पेपर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, और आपका कैपिटल अकाउंट बहुत स्ट्रांग है और आप अच्छे खासे पूंजी वाले हैं, और अगर आप ऐसी बातें सुन भी लेते हैं कि कोई कह रहा है कि अरे आपका तो उधार चल रहा है, ऐसा है, तो आप एक झटके में कैपिटल अकाउंट का बहुत थोड़ा सा भाग निकाल करके आप अपने करेंट अकाउंट के सारे डेफिसिट को एक झटके में पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए ये कहा भी जाता है कि करेंट अकाउंट का डेफिसिट एक्चुअल डेफिसिट नहीं होता है। एंड जो कंट्री का जो रेटिंग होता है, जिसको हम कहते हैं कि रेटिंग, जो A++ रेटिंग और मूडीज और बहुत तरह के इंटरनेशनल एजेंसी जो रेटिंग करती हैं, दैट रेटिंग वर नेवर बेस्ड अपॉन करेंट अकाउंट। क्योंकि करेंट अकाउंट का डेफिसिट या सरप्लस होना ये कोई ना तो बड़ी बात है, चिंतनीय बात है, और ना कोई बहुत ज्यादा उत्साहित होने की बात है, क्योंकि करेंट अकाउंट फ्लक्चुएट होते रहते हैं। इट्स डिपेंड्स अपॉन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और डेफिसिट ऑफ करेंट अकाउंट इज नॉट नेवर बी बिकेम एक्चुअल टिल देन देयर इज डेफिसिट इन कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो चिंतनीय बात होती है, या बैलेंस ऑफ पेमेंट का रियल घाटा कब कहा जाता है, वास्तविक घाटा कब कहा जाता है, या वास्तविक रूप में भुगतान संतुलन को हम लोग घाटे का कब कहते हैं, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट कब कहते हैं, तब कहते हैं जब घाटा कैपिटल अकाउंट में हो, ना कि करेंट अकाउंट में हो। क्योंकि करेंट अकाउंट के में घाटा होना या सरप्लस होना ये रोजमर्रा की बात है, और इसको हम जब चाहें कैपिटल अकाउंट के छोटे से अंश से हम इसको ब्रिज अप कर सकते हैं, इसको हम इस डेफिसिट को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट में घाटा है, कैपिटल अकाउंट में घाटा है, तो उसको हम करेंट अकाउंट के सरप्लस से भी पूरा नहीं कर सकते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। ये आगे भी क्वेश्चन आता है कि when it is called that balance of payment is in a serious situation, or when it is called that balance of payment is actually deficit. So when there is deficit in capital account, in that situation balance of payment will find in critical situation and it is a real deficit. ओवरऑल बैलेंस की हम बात करते हैं। अब यही जो हमने कहा कि ओवरऑल बैलेंस इन द इंडियन बीओपी अकाउंटिंग सिस्टम, भारतीय भुगतान संतुलन लेखांकन प्रणाली में ओवरऑल बैलेंस इज एस्टिमेटेड एज द सम टोटल ऑफ करेंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस एंड एरर्स एंड ओमिशन अकाउंटिंग फॉर स्टैटिकल डिस्क्रिपेंसीज। तो एरर्स एंड ओमिशन क्या है, वो स्टैटिकल एरर्स हैं, उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं थ्रू स्टैटिकल टूल्स, एंड दैट इज अ वेरी नॉर्मल errors which must be arised when we calculate on a mass accounting system. तो करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का जो सम टोटल बैलेंस होता है दैट इज मेन ओवरऑल बैलेंस। और इसमें भी हमने आपको कह दिया है कि करेंट अकाउंट में अगर डेफिसिट होता है दैट इज नेवर बी अ क्रिटिकल सिचुएशन और सीरियस सिचुएशन फॉर ए कंट्री, बट इट बिकम क्रिटिकल एंड सीरियस व्हेन देयर इज डेफिसिट इन कैपिटल अकाउंट। Okay, so students,
I hope that you all understand the capital account, its components, and what's the role of capital account. In next video, we're going to be discuss the next topic of this chapter. Till then, bye. Take care. Stay home. Safe home.